हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं, एक हमारा सी का कॉन्सेप्ट है यूनियन का। अब ये जो यूनियन है दोस्तों, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर जैसा ही होता है। मतलब दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। दोनों के डायग्राम, जो मेमोरी डायग्राम होता है उसको छोड़ दें, क्योंकि उसमें ही फर्क आता है, बिहाइंड द स्क्रीन फर्क आता है। बाकी ऑन स्क्रीन जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर लिखा है, इसका एरे बनाए हैं, सब कुछ इसके साथ में सेम है। आप कहो तो मैं आपके लिए दोबारा रिपीट भी कर दूंगा पूरा का पूरा, लेकिन दोस्तों कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ एक चीज का जो फर्क है वो हमें समझना है, वो है दोनों की मेमोरी का मैनेज करने का तरीका। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है यूनियन में और क्या होता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, और साथ-साथ उनका एक बार हम लोग पूरा रिवाइज़ भी कर लेंगे भी कैसा-कैसा होता है, क्या होता है। तो दोस्तों जब आप लोग यूनियन बनाना चाहते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपको यूनियन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। किसका? यूनियन कीवर्ड का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे यूनियन। जैसे हम लोग यूनियन लिखते हैं, कीवर्ड है दिस इज़, और ये स्पेसिफाई करता है, कंपाइलर को ये बताता है कि भाई कंपाइलर भैया मेरे पास में यूनियन बनने वाला है। तो ये भी एक तरह का यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है। ठीक है, तो इसके आगे हमें फिर एक टैग चाहिए होता है। ठीक है, तो टैग हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, वो भी ऑप्शनल है, जैसे स्ट्रक्चर में ऑप्शनल होता है। तो मैं आपको दोनों ही कंपैरिजन करा के चलता हूँ, ठीक है दोस्तों? तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, यूनियन बनाने के लिए यूनियन का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर में टैग ऑप्शनल होता है, यहाँ पे भी टैग ऑप्शनल होता है, आप जो चाहे नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया टेस्ट। ठीक है? फिर उस स्ट्रक्चर की हम लोग एक स्कोप बनाते हैं, इसमें भी एक स्कोप बनाएँगे। सेमीकोलन इसमें भी लगाएँगे हम लोग। यहाँ हमारे पास में सिमिलर या हेटेरोजेनियस दोनों तरह के एलिमेंट अलाउड है। मतलब आप यहाँ पर हेटेरोजेनियस एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पे एक ले लें इंटीजर ए और एक ले लें अपना डबल डबल बी। तो स्ट्रक्चर में भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, दोनों सेम है। बस दोस्तों जब इसका वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है? तो इसका वेरिएबल कैसे बनाते हैं हम लोग? तो देखते हैं यूनियन क्या है। तो दोस्तों यूनियन के बारे में हम लोग बातें करते हैं, तो यूनियन के लिए सबसे पहली बात है, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, प्रोग्राम करके दिखाऊँगा। पहले यूनियन इज अ सेट ऑफ हेटेरोजेनियस एलिमेंट, जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे यूनियन होता है। नंबर 2, यूनियन जो है वो डेटा टाइप के जैसे काम करेगा, जैसे स्ट्रक्चर काम करता है। मतलब जब आपका यूनियन बन जाएगा तो आपको उससे वेरिएबल जनरेट करना है, फिर हमें काम करना है। ठीक है? अब जो यूनियन है, यूनियन लिखने के लिए हम लोग यूनियन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये यूनियन टैग हो गया, जो भी आप लोग देना चाहे दे सकते हैं। ये यूनियन का स्कोप हो गया, इसके ये डाटा मेंबर हो गए। ठीक है? अब आप बात करते हैं यूनियन के वेरिएबल बनाने की बात करते हैं। तो यूनियन का जो वेरिएबल है दोस्तों, वो आप यहाँ पे भी बना सकते हो, जैसे U1, और चाहे तो आप इसके नाम की हेल्प से भी एक वेरिएबल बना सकते हो, जैसे कि यूनियन टेस्ट टी। ठीक है? ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है? अब बस जब ये वेरिएबल बन जाता है हमारे पास में, तो ये वेरिएबल किस तरह से बनता है? टी का डायग्राम कहाँ से बनता है? तो दोस्तों मैं एक स्ट्रक्चर भी ले लेता हूँ, एक यूनियन ले लेता हूँ, ताकि आपको दोनों के डायग्राम एक साथ में कंपेयर करूँगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या हो रहा है। तो स्ट्रक्ट, ये टेस्ट 1 ले लेता हूँ और ये टेस्ट 2 ले लेता हूँ। ठीक है? सेम डाटा मैं डालूँगा, मेंबर दोनों सेम रख रहा हूँ मैं। ठीक है? और ये हमने ले लिया U1 और ये हमने ले लिया S1। तो दोस्तों देखते हैं S1 का डायग्राम हमने पता है कि S1 हमने कैसे बनाया था। S1 हमने बनाया था कि सर S1 में 2 मेंबर हैं, पहला है A और दूसरा है B। अब जो A है, A का टाइप है इंट, इंट बोले तो ये 4 बाइट का बनेगा। ठीक है? और डबल की मेमोरी होती है 8, तो ये बनेगा 8 बाइट का। इसका मतलब अगर मैं S1 की साइज़ देखूँ या स्ट्रक्ट टेस्ट 2 की साइज़ देखूँ तो मुझे कितनी मिलेगी? 12 बाइट। ठीक है? और वहीं मैं अगर यूनियन की बात करूँ दोस्तों, तो यूनियन में क्या होता है? जैसे अपने U1 बनाया है, तो यूनियन में क्या होता है दोस्तों? यूनियन के अंदर जो दोनों में से बड़ा है, उसकी ही साइज़ बनती है। दोस्तों यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई, कैसे होगी वो देखिए जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी साइज़ है, चाहे वो नीचे लिखा हुआ हो, चाहे ऊपर लिखा हुआ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बड़ी साइज़ है, वो हम लोग बनाएँगे। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये बनेगा B मेरा। ठीक है? ये कितने बनेगा? 8 बाइट का। ठीक है? अब रही बात A की, तो A जो है दोस्तों, वो इन्हीं 8 बाइट को हम लोग B कह रहे हैं, और इनमें से जो 4 बाइट है, स्टार्टिंग की जो 4 बाइट है, उसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? A। क्या नाम दे रहे हैं? A। और ये पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक जो नाम होगा, वो होगा आपका B, और ये टोटल जो साइज़ आएगी इसकी, ठीक है? तो यहाँ पर 8, 8 के साथ ही 4 है, मतलब आप यूँ समझ लें कि भई अपने पास में 8 है ना ये, तो 8 के अंदर आपने क्या किया, ये 8 मिलकर डबल है, और इसी 8 में से आपकी जो 4 है,
वो कैसे काम कर रही है? वो काम कर रही है एज ए इंटीजर, मतलब वेरिएबल आपके ओवरलैप हो गए। ऐसा करने से फायदा क्या है और ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? होता क्या है दोस्तों, जब स्ट्रक्चर हम लोग काम में लेते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि आप उस प्रोग्राम के अंदर इस मेंबर को भी काम में लोगे और इस मेंबर को भी काम में लोगे। ठीक है, तो उस केस में स्ट्रक्चर लेते हैं ताकि हम लोग यहाँ वैल्यू फिल कर सकें और यहाँ वैल्यू फिल कर सकें। ठीक है, यूनियन कहता है कि मान लीजिए अगर अपने पास ऐसी कोई सिचुएशन आई जिसमें ऐसा कुछ है कि जिसमें हमें दोनों में से केवल एक ही काम में लेना है। ठीक है, अब मान लो आपके पास कोई सिचुएशन है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ मेल और फीमेल। अब कोई भी पर्सन या तो मेल होगा तो फीमेल पे टिक नहीं करेगा और फीमेल होगा तो मेल पे टिक नहीं करेगा। इसका मतलब आगे आपके पास 2 मेंबर है, उसमें से आपके प्रोग्राम के अंदर अगर पहला मेंबर काम आ रहा है तो आप दूसरा का भी काम ले ही नहीं पा रहे हो। अगर दूसरा वाला काम आ रहा है तो पहले वाला कभी ले ही नहीं पा रहे हो। इसका मतलब मान लीजिए इस वाले प्रॉब्लम के अंदर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, एक कल्पना करते हैं आप लोग कि एक काम में लेंगे तो आपको बी कभी काम में लेना ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने काम में ले लिया S1 के लिए एक काम में ले रहा हूँ तो मैं S1 के लिए बी कभी काम में नहीं लूँगा और मैंने एक और वेरिएबल बना दिया S2 और S2 के लिए बी काम में लेना चाहता हूँ लेकिन ए कभी काम में नहीं लूँगा। ये मेरी प्रॉब्लम है। तो क्या होगा? जब हम लोग S1 के लिए एक काम में ले रहे हैं तो ये तो हमारी वर्किंग में है, ये तो अच्छी मेमोरी हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पर कभी भी कुछ नहीं डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? वेस्टेज हो जाएगी हमारी। आप समझ रहे हैं? ये क्या जा रही है? वेस्टेज जा रही है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यूनियन की, तो यूनियन ये कहता है कि आप यूँ करो कि वेस्टेज अगर बचाना चाहते हो, ठीक है? सिर्फ़ वेस्टेज की बात होती है यहाँ पर कि अगर वेस्टेज बचाना चाहते हो, तो आप दोनों को ओवरलैप कर लो और ये मान के चलो आप कि जब आप ए को यूज़ कर रहे हैं, इस वाले को यूज़ कर रहे हैं, तो आप किसी भी तरह से बी को नहीं छेड़ेंगे। अगर बी को छेड़ा तो बी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है बी, तो बी छेड़ोगे तो आपका ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी क्योंकि बी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक फ़िल करेगा और ये वैल्यू भी चेंज कर देगा। ठीक है? और अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप बी काम में ले रहे हो तो बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? बी की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक फिल होगी, बाइनरी। उस केस में अगर आपने यहाँ पर कुछ ए में डाला तो ये बी की जो वैल्यू वो बिगड़ जाएगी। तो ये तभी काम में लेना है यूनियन जब हमें फील होता हो कि भाई एक मेंबर काम आ रहा है उस समय बाकी वाले मेंबर यूज में नहीं लिए जा रहे। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं ए भी काम में लूँ और बी भी काम में लेना चाहता हूँ, ये दोनों मेंबर इस साथ में काम में लेना चाहता हूँ मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो स्ट्रक्चर से ही काम करे दोस्तों। यूनियन आपको ये सपोर्ट नहीं करेगा। यूनियन बहुत ही निश प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, हर तरह की प्रॉब्लम के लिए आप स्ट्रक्चर को यूज़ करें बिना सोचे हुए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यूनियन की जब बात आती है, तो यूनियन को बड़ा सोच समझ के यूज़ करते हैं क्योंकि यूनियन का ये कहना है कि मेरे पास में खूब सारे मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं। बस शर्त ये है कि अगर आप एक काम में लो तो बी काम में मत लेना, नहीं तो फिर काम में लोगे तो ये गड़बड़ कर देगा, ए की वैल्यू को चेंज कर देगा। और एक काम में अगर बी काम में ले रहे हो तो एक काम में मत लो। अगर आपने ए और बी एक साथ में काम में लिए, तो आपके दोनों की वैल्यू क्लश हो जाती है क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी के नाम है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाई कौन-सा कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना होता है, ठीक है? तो यूनियन और स्ट्रक्चर में यही फ़र्क है दोस्तों और कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा आपको। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? बाकी आपका सब कुछ वैसे का वैसा रहने वाला है, तो मैं एक यूनियन का प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? और यूनियन के सारे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जो हमने स्ट्रक्चर में सीखे थे। पहला, यूनियन टेस्ट, ठीक है? यूनियन कीवर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये भी ऑप्शनल है। यहाँ पर हमने लिखा है इंटीजर ए और यूनियन में कौन सी साइज कंसीडर की जाती है? तो 2 की सबसे बड़ा एलिमेंट है और इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता यूनियन को कि भई ये पहले कौन है, बाद में कौन है। तो जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगी और अगर दोनों सेम हुए जैसे इंटीजर ए और इंटीजर बी, तो वो एक इंटीजर बना देगा उसी में ए और इसी में बी, ठीक है? तो भी आप यही कह सकते हो कि जैसे 4 के अकॉर्डिंग बना है, इंटीजर के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है? तो आप यहाँ लिखेंगे डबल ए और ये। अब चाहो तो दोनों सेम ले लेता हूँ दोस्तों, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक को मैं कर देता हूँ मेल और एक को मैं कर देता हूँ फीमेल। ठीक है? अब आप इसके वेरिएबल यहाँ पे भी बना सकते हो और चाहे तो अलग से भी बना सकते हो, ठीक है? और मैं यहाँ से अलग से बनाता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा है सपोज़ करो इंटीजर मेन। ठीक है? अब इसको बनाना क्या है, जैसे स्ट्रक्चर को बनाते हैं वैसे इसके वेरिएबल बनेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा यूनियन टेस्ट। अगर आपको लगता है सर ये नाम बहुत बड़ा है, जैसे मैंने लिख दिया टी या एक लीजिए P1 पर्सन 1। आपको लगता है सर नाम बहुत बड़ा है तो उसको टाइप डेफ दे दें आप। क्या दे दें? टाइप डेफ। तो टाइप DEF डेफ और यहाँ से इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, आप चाहे तो हटा दें और यहाँ पे इसको नाम दे दें जेंडर। क्या नाम दे दें? जेंडर। तो आप इसको हटाकर पूरा क्या लिख सकते हो? जेंडर P1। ठीक है? ये भी कॉन्सेप्ट लागू होता है। और जैसे आप ऐसा करेंगे P1 तो P1 कैसे बनेगा दोस्तों? P1 बनेगा 4 बाइट का। क्या बनेगा? 4 बाइट का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 बाइट है। 1, 2, 3, 4 ठीक है? और चारों का इनका नाम आपने दिया है मेल और इसमें आपने इसी का नाम क्या दे दिया? फीमेल।
ठीक है, मेल फीमेल एक ही जगह पर दे दिया आपने। नाउ अब आप ये मान के चल रहे हैं कि आपने इसको इनिशियलाइज किया है, तो P1 को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं हम लोग? P1 के अंदर हमेशा एक हम लोग चाहें तो डाल सकते हैं कि भैया हमने एक वैल्यू डालनी है, और वैल्यू आप डाल सकते हैं यहाँ पर, सपोज करो आप इसको ऐसा कर सकते हैं डिजाइनर से कि आपने लिख दिया मेल डॉट मेल इक्वल टू 1, बस ऐसा करें ताकि आपको पता रहेगा कि भाई इसमें से किस मेंबर में आप लोग 1 डाल रहे हैं। ऐसा डालेंगे तो इस पूरे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर डॉट मेल को ही यूज कर सकते हो, डॉट फीमेल को यूज करोगे तो उसका आंसर भी 1 आएगा दोस्तों, वो आपको करना नहीं है। ठीक है, तो आपको उसको डिजाइनर इनिशियलाइज भी कर सकते हो, इनिशियलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, सेम है। और आप चाहें तो उसको अगर प्रिंट करना चाहें या फिर इंडिविजुअल वैल्यू डालना चाहें तो आप ऐसे भी वैल्यू ले सकते हो स्कैनफ से, स्कैनफ %d कॉमा एंड ऑफ P1 डॉट मेल, ठीक है, क्योंकि जो उसका नाम है उसका नाम आगे लगेगा P1 डॉट मेल, और अगर ये यूज करना चाहते फीमेल तो P1 डॉट फीमेल, ठीक है। लेकिन मेल फीमेल दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही मेमोरी के 2 नाम दे दिए आपने, ठीक है। तो आप ऐसा करके मान लो आपने सपोज करो वैल्यू ले ली m या 1 ले ली, अब इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपने वैल्यू ले ली 1, तो आप चाहे तो उसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट P1 डॉट मेल, इस तरह से आप उसको यूज भी कर सकते हैं, हाँ है ना, यहाँ तक क्लियर है। आप चाहें तो उसको पास भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे पास, जैसे हमने स्ट्रक्चर पास किया था वैसे इसको भी पास कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न 0 और यहाँ बना दिया मैंने वॉइड हेलो, ठीक है। तो हमने ये भी देख लेते हैं पास कैसे करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर हेलो फंक्शन कॉल करना है और आपको यहाँ पे एक यूनियन भेज देना है। तो पहले यूनियन बना ले, यूनियन का नाम हमने रखा हुआ है जेंडर P1, और उसको इनिशियलाइज कर दिया कि भैया मेल हमने क्या कर दिया, मेल इक्वल टू 1 कर दिया। तो यहाँ से आपने P1 फेंका, तो जाहिर सी बात अगर आप एक यूनियन फेंक रहे हैं तो आपको उसको यूनियन में ही पकड़ना पड़ेगा। तो यूनियन का नाम क्या रखा हमने, जेंडर यहाँ पर ले लिया P2, ठीक है, और चाहे तो आप यहाँ पर P2 को प्रिंट कर सकते हैं, %d कॉमा P2 डॉट मेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। और अगर आपको कंपाउंड लेटर चाहिए तो कंपाउंड लेटर क्या होता है, आपने लिखा मेल इक्वल टू 1, ठीक है, आगे डॉट लगाना ना भूले, और आगे आपने इसके टाइप कास्ट का कर दिया, आपने लिख दिया जेंडर, क्या लिख दिया दोस्तों, जेंडर। आप अगर आप ये नाम काम लेना चाहते हैं यूनियन टेस्ट, तो यहाँ पे यूनियन टेस्ट लिखना पड़ेगा, बट मैं इतना नंबर नाम को मैंने शॉर्ट में कर दिया जेंडर, तो जेंडर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप ऐसा भी पास कर सकते हैं, वो ऐसा भी पकड़ लेगा। और अगर आपको रिटर्न करना है दोस्तों, क्या करना है, रिटर्न करना, सपोज करो आपने रिटर्न करना है, यहाँ से P1 ले लिया, आपने लिखा P1 डॉट हेलो, तो हालांकि आपने कुछ नहीं भेजा है, ठीक है, आपने यहाँ पर ही एक यूनियन बना लिया है, जेंडर P1 जिसकी वैल्यू आपने क्या कर दी है, मेल की वैल्यू कर दी है 1, ठीक है, और आपने यहाँ लिख दिया रिटर्न P1। अब P1 का जो टाइप है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, P1 का जो टाइप है, P1 कैसा है, जेंडर टाइप का, तो आपको लिखना पड़ेगा जेंडर, ठीक है। तो जो भी P1 होगा वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर, और इस ये वाला P1 इस वाले P1 में आ जाएगा, ये P1 इस वाले P1 में आ जाएगा। आप चाहे तो उसको प्रिंट कर ले, तो डिटो सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मैं यूनियन के अंदर यूनियन भी ले सकता हूँ, यूनियन का एरे भी बना सकता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट सेम है। सिर्फ आपको इतनी सी चीज समझनी थी यहाँ पर कि यूनियन की जो मेमोरी है वो स्मॉल मेमोरी लेता है बजाय स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर थोड़ी सी ज्यादा मेमोरी लेता है, लेकिन स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि स्ट्रक्चर बेकार है, स्ट्रक्चर का यूज ज्यादा होता है। स्ट्रक्चर ये कहता है कि मेरे पास अगर 4 मेंबर है तो आप प्रोग्राम के अंदर चारों मेंबर फ्रीली यूज कर सकते हो। यूनियन ये कहता है कि अगर मेरे पास में 4 है तो 4 में से केवल आप एक ही यूज कीजिएगा, बाकी 3 को मत छेड़िएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो यूनियन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि सब कुछ सेम है दोस्तों। मैं यहाँ से कॉलिंग करूँ, रिटर्न करूँ, चाहे तो मैं यूनियन के अंदर यूनियन बनाऊँ, चाहे ना जैसे भी हो, या एरे बनाऊँ, उसका सब कुछ सेम चलता है। नॉमिनेशन भी सेम है, नाम भी सेम है। सिर्फ आपको जो क्वेश्चन बनते हैं या जो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, जो चीज़ समझ में आनी चाहिए, वो है इनके मेमोरी के डिज़ाइन। तो आई होप आपको यूनियन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कुछ जो प्रोग्राम आपने स्ट्रक्चर से बनाए वो आप यूनियन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सारे मेंबर में से एक ही आपको काम में लेना है। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, ठीक है। यहाँ तक हमने अपना यूनियन भी खत्म कर लिया। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, 10-5-6 मिनट का टॉपिक था। तो इसी तरह से एक छोटा सा टॉपिक लेकर और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।